everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW YouTube channel जहां पर जुडिशरी बाय PW के इस YouTube चैनल पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फ्री YouTube सीरीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फ्री YouTube सीरीज ही हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्लास में BNS चलता है, कभी कोई सब्जेक्ट चलता है तो कभी ऐसा लगता है कि कोई गलत सब्जेक्ट का नाम तो नहीं ले रहे। सो यस, वी आर डिस्कसिंग विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इससे पहले हम 6 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज 7वां लेक्चर है जिसमें हम वॉइड एग्रीमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि बिगिनिंग से जीरो होते हैं, नल एंड वॉइड, वॉइड ab initio। ये तो मैम हमको मीनिंग पता है, अब नहीं भी बताते तो हम डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ लेते, पर आप सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मैंने आप सबको ये बोला था कि वॉइड एग्रीमेंट्स की बच्चे लिस्ट अपने पास रखो, क्योंकि कई बार मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वॉइड एग्रीमेंट का और उसमें फिर आप वहां पर थोड़ा कंफ्यूज दिखते हो, है ना, कि मैं कौन कौन सा सेक्शन अभी यहाँ लिखूं। कुछ और सेक्शंस है जो मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगी विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस एंड इफेक्ट ऑफ द वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को शुरू करेंगे। और उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो भी पीडीएफ या पीपीटी आप लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं उसमें आपके पास जो सबसे बड़ी चीज रहेगी कि ये पीपीटीज, ये पीडीएफ बेटा आप पीडब्ल्यू ऐप से जाके डाउनलोड करेंगे। PW ऐप से जाके ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड दिस पर्टिकुलर PDF will be available or the access to this batch on PW will be available till 31st of December 2025। 31st December 2025 तक आपके पास ये एक्सेस रहेगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी नोट्स बनाने हैं तो बकायदा ये वीडियो देखकर ही आपको वो नोट्स बनाने पड़ेंगे। चलिए जी, ऑल्सो विश्वास दिवस चल रहा है और विश्वास दिवस जो चल रहा है उसके उपलक्ष्य में जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच पर आपको 64% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस बैच को जाकर आप ऐप पे अच्छे से देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इस बैच को, एज वेल एज इसके साथ साथ क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पे टारगेट करवाए जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। सेशन स्टार्ट करेंगे। वॉइड एग्रीमेंट्स के साथ साथ हम थोड़ा ओवरव्यू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का भी ले लेंगे। हालांकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक्स कहूं या एक्सप्रेस सेक्शंस कहूं वो आपके बैरेक्ट में कम है, बट देयर आर मेनी ग्राउंड्स जो कि एक ही सेक्शन के अंदर आते हैं। दैट इज 56 का पार्ट 2। तो पहले वॉइड एग्रीमेंट्स डिस्कस करते हैं और उसकी लिस्ट भी मैं एक बार आपको वापस से दे दूंगी। वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट्स लिखेंगे, ये होते हैं नल एंड वॉइड। दे आर नल एंड वॉइड। हम वापस से वॉइड वर्ड आ तो गया, अरे बेटा इसका मतलब होता है जीरो, no effect, that is they are not enforceable। ये enforceable नहीं है, enforceable by law नहीं है, विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आप कह ही नहीं सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर चीज है उसको मैं कोर्ट में जाके एनफोर्स करा दूं। क्यों? लॉ बोलता है बेटा उनमें कुछ प्रॉब्लम है। मैम प्रॉब्लम है ये तो समझ आता है, वॉइड एग्रीमेंट में भी है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी है, बट प्रॉब्लम आती किस स्टेज से है वो डिसाइड करता है वेदर इट इज गोइंग टू बी अ वॉइड एग्रीमेंट और वेदर इट इज गोइंग टू बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले, मतलब हमारे जो भी कोडिफाइड सेक्शंस है उसको स्टार्ट करने से पहले एक क्रोनोलॉजी पे वापस चलते हैं, जो हमने क्रोनोलॉजी इफ यू रिमेंबर पढ़ी थी। इफ यू ऑल रिमेंबर हमने बोला ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स अ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमने बोला कि एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पर जाने के लिए हमको लीगल एनफोर्सेबिलिटी मांगता है। क्या मांगता है? लीगल एनफोर्सेबिलिटी मांगता है, बराबर। और इस एग्रीमेंट से पहले बहुत सारी चीजें होनी जरूरी है, जैसे कि मैम ऑफर होना जरूरी है, ठीक है, एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, मैंने बोला ठीक है। मैम कंसिडरेशन होना भी ठीक जरूरी है, मैंने बोला ठीक है। इट मींस अगर इनमें कोई भी त्रुटि है, यहां पर कोई भी इशू है, ये एग्रीमेंट बनने से पहले ही वो फेल हो जाता है। मतलब एग्रीमेंट के स्टेज पर ही नहीं आता है, जब ये फॉर्म हो रहा है तब ही उसमें इशू आ जाता है, क्योंकि वो माइनर के साथ कर लिया, इनकेपेबल पार्टीज है, सेक्शन नंबर 10 की कंप्लायंस नहीं कर रहे, अगर हम केपेबल पार्टीज नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, इट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, एक्सेप्टेंस सही तरीके से नहीं हुई है, ये सब हमारे एग्रीमेंट को क्या रेंडर करता है? ये सब हमारे एग्रीमेंट को इस स्टेज पे वॉइड एग्रीमेंट रेंडर करता है। शुरुआत से शून्य, मतलब उसने कभी एग्रीमेंट का भी रूप नहीं लिया, 8वीं में आने से पहले फेल हो गया,
तो कैसे जाएगा वो 10वीं में, कैसे आएगा वो 10th में, कैसे पास करेगा 11th, कैसे बनेगा वो 12th स्टैंडर्ड पास बच्चा, नहीं हो सकता है, जीरो। फिर हमने बोला कुछ लीगल एनफोर्सिबिलिटीज होनी चाहिए। लीगल एनफोर्सिबिलिटी में हम लोग सेक्शन नंबर 10 की भी एसेंशियलिटीज पढ़ के आए थे, लेकिन अब यहां से यहां जाते 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 वो कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद सब्सिक्वेंटली बाद में कुछ ऐसा होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता है। प्लीज नोट डाउन, यहां कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कुछ ऐसा होता है, बाद में मैं लिख देती हूं, बाद में। वहां पर एग्रीमेंट बनने से पहले हो रहा था या कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, मतलब ये जर्नी पूरी उसने सही सलामत पार कर ली, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली मेजरली बिकॉज ऑफ टू रीजंस जो सेक्शन 56 का पार्ट 2 कहता है, वो कहता है इम्पॉसिबिलिटी और अनलॉफुलनेस। अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना बाद में अनलॉफुल हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जिसको हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, अगर ये चीज हो जाती है, यहां जाकर हमारा एग्रीमेंट को हम क्या रेंडर करते हैं, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट रेंडर करते हैं। क्योंकि बेटा ये 8th पास होके 10th क्लियर कर लिया, 11th क्लियर कर लिया, 12th में आ गया, 12th में फेल हो गया, 12th में आ तो गया, बन तो गया कॉन्ट्रैक्ट, बट 12th फेल हो गया, सो दैट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सब्सिक्वेंटली बाद में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का अगर मैं एक्सप्रेस सेक्शन आपको बोलूं ना, इट इज गिवन अंडर 56 का पैरा 2। अब वॉइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट नोट डाउन करें, और वही लिस्ट आज हमारी क्लास में पढ़ने का हमारा उद्देश्य होगा। कौन कौन से सेक्शन आते हैं हमारे पास, यहां आता है वॉइड एग्रीमेंट का सेक्शन नंबर 10। अगर 10 का फुलफिलमेंट नहीं होता है तो मेजरली एक्सेप्ट फ्री कंसेंट, मेजरली सारे एग्रीमेंट्स हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि सेक्शन नंबर 10 में एक और एसेंशियलिटी मेंशन करके दिया, और वो कौन सी एसेंशियलिटी है, वो है हमारे सेक्शन नंबर फ्री कंसेंट की। दैट मींस फ्री कंसेंट के अलावा, क्योंकि फ्री कंसेंट के ग्राउंड्स पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बाकी सब ग्राउंड्स पर, उनके अलावा बाकी सब ग्राउंड्स में एग्रीमेंट हमारा वॉइड हो जाएगा। तो कौन कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12 इनकेपेबल पार्टीज, and then your unsoundness, section number 20 bilateral mistake of fact, section number 23 अगर consideration या object unlawful है और अगर वो part में unlawful है, section number 25, उसके साथ साथ 25 agreement without consideration, 26 agreement with minor, 27 agreement in restraint of legal trade, 28 agreement in restraint of legal proceeding, 29 uncertainty, 30 wagering agreements, 36 contingent contracts based upon impossible event, 56 का para 1, 56 का पैरा 1 प्रॉमिस टू डू एन इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट 36। ओके जी, तो ये सारी लिस्ट आज हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे 30 तक आज पढ़ने का। 10 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, 11, 12, 20, 23, 24, 25 डन हो चुका है। मैम कभी हुआ बेटा, सेक्शन नंबर 10 हम पढ़ चुके हैं, दैट इज हमने कंसिडरेशन के वक्त पढ़ा, हमने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में पढ़ा, सेक्शन नंबर 11, 12 कैपेसिटी ऑफ पार्टीज कर चुके हैं, और 20 हम फ्री कंसेंट के साथ पढ़े थे, दैट वाज अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। 23, 24, 25 लास्ट क्लास में पढ़ा था कंसिडरेशन के वक्त पढ़ा था ना, कंसिडरेशन कौन से वैलिड है कौन से इनवैलिड है, पार्ट कंसिडरेशन, एंड 25 के 3 एक्सेप्शन पढ़े थे, दैट इज एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड एग्रीमेंट, लेकिन उसमें 3 पार्ट्स पढ़े। पहला पार्ट कौन सा था, अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे राइटिंग एंड रजिस्टर्ड हो, सेकंड पास वॉलंटरी एक्ट के लिए कॉम्पनसेट करने का प्रॉमिस है, एंड थर्ड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट इज अ टाइम बार्ड डेट। ओके, चलिए जी 26 से आज जर्नी शुरू करेंगे, लेकिन एक बार लिस्ट देख लो, क्योंकि जब आप ये लिस्ट बना रहे हो तो आप एक्सेप्शंस भी लिखोगे। आप जब लिस्ट बना रहे हो तो एक्सेप्शन भी लिखोगे। देखो 5th हमने पढ़ा कि 5 एसेंशियल्स जो एग्रीमेंट को कन्वर्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो पूरे नहीं हुए वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। इसमें लिखेंगे एक्सेप्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी आगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर पार्टी उसको रिजेक्ट कर दे तो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से ग्राउंड पे थे, फ्री कंसेंट नहीं हो रही थी तो, और फ्री कंसेंट जब नहीं होती है तो एग्रीव पार्टी को बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 19 एंड 19A 2 ऑप्शन मिलते हैं। क्या ऑप्शन मिलता है, या तो मैम हम उसको एक्सेप्ट कर ले या हम उसको रिजेक्ट कर ले, या तो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले, और अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और अगर उसको रिजेक्ट कर दिया उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आप एक सेक्शन पढ़ते हैं और वो है आपका सेक्शन नंबर 64 एंड 65। आज मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगी, क्यों पढ़ना है वो मैं बताऊंगी आपको अभी आगे।
11 बोलता है इनकॉम्पिटेंट पर्सन, बस सेक्शन नंबर 30 में माइनर को बेनिफिट्स के लिए हम ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे हैं माइनर पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए आ सकता है। स्टॉपल रेज हो जा स्टॉपल जो है वो माइनर के अगेंस्ट नहीं लग सकता है, ट्रस्ट जो है वो माइनर उसमें रह सकता है, पेरेंट्स गार्डियंस मैनेजर्स हैं वो माइनर के बेनिफिट के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो ऑथराइज्ड भी हों। 20 बोथ द पार्टीज अंडर मिस्टेक फैक्ट, 23 20 25 पढ़ चुके हैं, ये एक्सेप्शन का कॉलम है इसलिए हमने इसमें 3 एक्सेप्शन भी डाले हैं। 26 बोलता है एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज वॉइड ही रहेगा, लेकिन अगर माइनर के साथ कर लिया बेटा वो तो वो वैलिड रहेगा, क्योंकि माइनर को शादी करने से रोक सकते हैं ना, बिल्कुल रोक सकते हैं। तो एग्रीमेंट विद माइनर हमेशा क्या रहने वाले हैं, वॉइड रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अगर ये एग्रीमेंट हम करते हैं, इंटरव्यू में क्या पता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या ऐसा कभी कुछ हो सकता है जिससे कि आपके सीधे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे, आंसर इज यस। अगर हमने आर्टिकल 19 के वायलेशन में ये एग्रीमेंट कर लिया तो हम बोलेंगे ना कि वो वायलेट हुआ है। आप किसी को नॉट दिस वन, आप किसी को फ्री ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन नहीं निभाने दे रहे हो, सीधा आर्टिकल 19 का वायलेशन। आप बांध रहे हो कि मैम कुछ नहीं, कोई काम नहीं करना है यहाँ पे, प्रॉमिस करो कि आगे से कभी नहीं पढ़ाओगे। अरे क्यों नहीं पढ़ाओगे, यस और नो, जब तक अलाउड है तब तक पढ़ाएंगे। ओके, 25 बोलता है एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। किसी को आप स्यू करने से या केस फाइल करने से रोक नहीं सकते हैं, दैट इज एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, बट इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू 3 एक्सेप्शंस, और वो एक्सेप्शन हम आगे पढ़ेंगे। आगे की लिस्ट देखो, 29 जहां अनसर्टेनिटी है, 30 वेजिंग एग्रीमेंट, 36 हम नेक्स्ट क्लास में दैट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ पढ़ने वाले। तो नेक्स्ट क्लास आपकी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की रहेगी, ठीक है, 31 से लेके 36, तो वो क्लास जरूर देखेंगे। 56 एंड 57 हम डील करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 के लेक्चर में, जहां पर वापस से हम जिक्र कर लेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट में क्या क्या होता है। तो आज की क्लास में मेजरली फोकस 26, 27, 28, 29, 30 रहने वाला है, और उसके साथ 64 एंड 65 रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी मैं आपको दे दूंगी। कहता है सेक्शन 26 एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज वॉइड है, लेकिन एक्सेप्शन दे दिया। एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, मैरिज को रोकने के लिए अगर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया कि वादा करोगे जिंदगी में किसी से शादी नहीं करोगे, बेटा शादी करने का वादा तो अलाउड है, लेकिन शादी नहीं करने से रोकने का जो प्रॉमिस है वो सेक्शन नंबर 26 अवॉइड करवाने का बोलता है या वॉइड डिक्लेयर करवाता है। सो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट अदर देन माइनर। अब माइनर अगर मेजर हो गया तो मेजर होने के बाद उसकी मर्जी, वो किसी से भी शादी करे। हादिया जहान का केस पता है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या बोले हादिया जहान के केस में, अशोक केएम वर्सेस उसकी मुझे डॉटर का नाम याद नहीं आ रहा है, वो केस था, और वो फेमसली किसके नाम से जाना जाता है, हादिया जहान केस। द पर्सन हैज राइट टू चूज द पार्टनर, ओके, और उसको सुप्रीम कोर्ट बोले कि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है, आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू चूज द पार्टनर ऑफ योर चॉइस। राव रानी वर्सेस गुलाब रानी। अब देखो बेटा, 2 को-विडोज हैं, एक ने दूसरे के ऊपर लिमिट लगाई, एग्रीमेंट में डाला दैट वन ऑफ देम रीमैरिड should forfeit her right to her share in the deceased husband's property has been upheld। कि बोले ये सही है, बराबर सही है। बोले दूसरे से शादी कर ली तो आपको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अपने प्रीवियस हस्बैंड की छोड़नी पड़ेगी, ये को-विडोज के बीच एग्रीमेंट हुआ, वैलिड है। लॉ वर्सेस पियर्स, ये केस और ये केस प्लीज ध्यान रखें कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अच्छे केसेस है। केसेस हम थोड़ा क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं केसेस दूंगी जरूर, ये केसेस आप पढ़ जरूर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे। चलो हम ये लॉय वर्सेस पियर्स का केस डिस्कस कर लेते हैं। ए प्रॉमिस टू मैरी नन एक्सेप्ट बी। ए ने बोला कि मैं वादा करता हूं कि सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। एंड इन डिफॉल्ट पे हर रुपीज सम ऑफ 2000। बोले अगर आपने शादी नहीं की हमसे या मैंने आपसे शादी नहीं की तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगे। A married someone else and B sued A for the recovery of rupees 2000। A ने B को sue किया और बोला 2000 रुपए दो। The agreement was in restraint of marriage and such agreements are void। क्योंकि बेटा जब वो B से शादी करने का वादा कर रहा है, मतलब B उसको रोक रही है कि वादा करो कि सिर्फ हमसे शादी करोगे, दुनिया में किसी से शादी नहीं करोगे। तो क्या पता बेटा एक ही मर्जी हो सकती हो, किसी और से शादी करना चाहता हो। ऐसा एग्रीमेंट वॉइड का कोर्ट बोले हेलो एक्सक्यूज मी बी,
ऐसा कोई आपको कॉम्पनसेशन या ये 2000 रुपए आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीमेंट ही वॉइड है। जब वॉइड ही एग्रीमेंट है तो उसका ब्रीच भी नहीं हो सकता, बिकॉज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है। यस, चलिए आगे चलेंगे। 27, एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड भी वॉइड होता है। वो एग्रीमेंट्स जो कि ट्रेड के अगेंस्ट हैं या आपको ट्रेड करने से रोका जाए, ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। एंड नॉट जस्ट ट्रेड, आगे देखो 3 अक्षर दे रखे हैं जो आपके आर्टिकल 19 में, इट सेज एवरी एग्रीमेंट बाय विच वन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज वॉइड टू दैट एक्सटेंट। जिस हद तक आपको रोका जा रहा है उस हद तक का वो क्लॉज वॉइड होगा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कई बार प्री में, दैट दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज वॉइड टू दैट एक्सटेंट, या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइडेबल, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन इट इज वॉइड टू द दैट पर्टिकुलर एक्सटेंट। बट इसका एक एक्सेप्शन दे रखा, और एक्सेप्शन पता है क्या बोलता है, जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो और उसमें आपने गुडविल सेल कर दी है किसी बिजनेस की, it is saving which agreements? It is saving those agreements where the agreement is not to carry a business which goodwill is sold। जिसकी गुडविल आपने सेल कर दी है उसमें सेलर बायर के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है या बायर भी सेलर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अगर मैं अपने बिजनेस की गुडविल आपको सेल कर दूंगी और उसी लोकेलिटी में उसी समय पर वही सेम बिजनेस रन करूंगी, then what is the point of selling you that particular business with the goodwill when you cannot grow? तो उतने टाइम तक के लिए रेस्ट्रिक्शन लग सकता है कि मैम एटलीस्ट 2-3 साल तक आप इसी जगह पर ये काम ना करें, ताकि वो गुडविल हम लोगों को अपने नाम से या अपनी आइडेंटिटी से बेच सकें। One who sells the goodwill of the business may agree with the buyer। बायर के साथ एग्री कर सकता है, मतलब सेलर को रोका जा रहा है कि मैम बिजनेस सेल करने के बाद भी आप ही यहां धंधा करोगे तो फिर क्या मतलब है, फिर उसको गुडविल के साथ बेचने का क्या मतलब हुआ। ठीक है, टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, वो एरिया का रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, सो लॉन्ग एज द बायर और एनी अदर पर्सन डिराइविंग द टाइटल टू द गुडविल फ्रॉम हिम कैरीज ऑन अ लाइक बिजनेस देयर, कि जब तक वो बायर उस जगह पर उस लोकल लिमिट्स में बिजनेस कैरी कर रहा है, अगर आप भी वहां पर बिजनेस कैरी करोगे तो बायर सेलर के ऊपर ये लिमिट लगा सकता है, प्रोवाइडेड दैट सच लिमिट अपीयर टू द कोर्ट रीजनेबल। वो लिमिट रीजनेबल भी होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं वहां बिजनेस नहीं कैरी ऑन करूंगी उस लोकेलिटी में नहीं, बट अदर लोकेलिटी में तो कर सकती हूँ ना। ठीक है, जोधपुर में नहीं, राजस्थान में नहीं, मैं एमपी में वो पर्टिकुलर बिजनेस कर लूं, मैं महाराष्ट्र में वो बिजनेस कर लूं। दैट इज 27। ओके, 28, एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड है। अब 2 चीजें बोली गई है, ए एंड बी। कहता है हर वो एग्रीमेंट जिससे कि पार्टी को एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, एब्सोल्युटली म्हणजे कंप्लीटली। आप बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स देखोगे या बहुत सारे ऐसे बुक्स वगैरह देखोगे जिसमें खुद लिखा है कि अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है देन parties are open to bring a legal suit or recover the damages, but the jurisdiction for this particular legal proceeding shall be Noida, shall be Delhi, shall be only Mumbai। अगर ये एक्सप्रेसली मेंशन करके 1-2 जगह लगा रखी ना, that is not an absolute restriction, वो कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और बहुत बार बेटा जहां पर वो कंपनी खुद बिजनेस करती है ना, वहां का ज्यूरिसडिक्शन डाल देती है कि अगर मुंबई में बेस्ड है कंपनी, हेड क्वार्टर्स या ब्रांच वहां पर है, तो वो आपको अलाउ कर देंगे कि ठीक है अगर कोई डिस्प्यूट होता है, स्यू करना है, मुंबई आके स्यू कर लो। दैट इज नॉट सेक्शन नंबर 28 वाला रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि वहां एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पार्शियल रेस्ट्रिक्शन है। मुंबई के अलावा आप किधर भी स्यू नहीं करोगे, मुंबई में स्यू कर सकते हो, दैट इज अलाउड। by which any party is restricted absolutely from enforcing his rights under or in respect of any contract by the usual legal proceeding, कि आप अपने लीगल राइट्स एनफोर्स नहीं कर सकते लीगल प्रोसीडिंग के तहत इन एन ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल, ना तो ट्रिब्यूनल में, या टाइम भी लिमिट कर दिया जिसके अंतर्गत आप वो पर्टिकुलर राइट को एनफोर्स कर सकते हो, और विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे एनफोर्स हिज राइट। तो लिमिट क्या क्या किया है, एक तो लिमिट किया है कि लीगल प्रोसीडिंग नहीं लाओगे, या तो लीगल प्रोसीडिंग ही नहीं लाओगे, या टाइम का मेंशनिंग कर दिया कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर, जिस दिन डिस्प्यूट हुआ ना उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप हमारे अगेंस्ट सूट फाइल कर दोगे। एग्रीमेंट कौन होता है बेटा ऐसे टाइम मेंशन करने का? नहीं, फिर लिमिटेशन एक्ट क्या करेगा? लिमिटेशन एक्ट का क्या करोगे फिर? आप लिमिटेशन एक्ट के कॉन्ट्ररी जा रहे हो, आप ये टाइम नहीं बताओगे कितने टाइम में स्यू करना है। लिमिटेशन एक्ट खुद है, जनरल लॉज खुद है, जिनके अंदर ये टाइम या जो पर्टिकुलर
चीज है वो दे रखी है, यस और नो। आगे चलेंगे और अगला आता है आपके पास क्लॉज बी, ओके, बराबर, विच एक्सटिंग्विशेस द राइट्स ऑफ एनी पार्टी। क्या एक्सटिंग्विश करता है? राइट्स ऑफ एनी पार्टी। आपने एग्रीमेंट में ऐसी चीज मेंशन कर दी जो पार्टीज के राइट्स को एक्सटिंग्विश करता है, मतलब पार्टीज के राइट को खत्म कर रहा है। यहां पार्टीज के राइट को लिमिट किया इतने टाइम में ही केस फाइल करने का, यहां पर, और या फिर कंप्लीटली रोक दिया, यहां पर राइट खत्म कर देने का प्रावधान दे रहा है, और डिस्चार्जेस एनी पार्टी फ्रॉम एनी लाइबिलिटी, या पार्टी को उसकी लाइबिलिटी से ही फिनिश कर दे रहा है, बरी कर दे रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, कि ये समय खत्म होने के बाद आपका कोई अधिकार ही नहीं बनता है। वहां अधिकार खत्म होने की बात कर रहा है, वहां लीगल प्रोसीडिंग से आपको रोक रहा है। स्पेसिफाइड पीरियड एज टू रिस्ट्रिक्ट एनी पार्टी फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट, तो उस हद तक वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। बट यहां पर इन्होंने 3 एक्सेप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन कहता है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आर्बिट्रेशन के पास आप जा सकते हो डिस्प्यूट्स लेकर, तो वो अलाउड है। सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर व्हाट? टू रेफर आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट्स दैट मे अराइज। दैट मीन्स कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन, मतलब इमैकेबल सेटलमेंट, पीसफुल सेटलमेंट ऑप्ट कर रखा है, तो दैट इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन लीगल प्रोसीडिंग। दिस सेक्शन शैल नॉट रेंडर इलीगल अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच 2 or more persons agree that any dispute which may arise between them in respect of any subject or class of subject shall be referred to the arbitration। अगर दोनों पार्टीज, देखो पर्सन्स एग्री, क्या लिखा है? 2 or more persons agree कि डिस्प्यूट आया कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, तो हम आर्बिट्रेशन को रेफर करेंगे, एंड जो आर्बिट्रेशन अमाउंट अवॉर्ड करेगा वो हम रिकवर कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ वॉइड एग्रीमेंट, ये अलाउड है। ये फर्स्ट एक्सेप्शन है। सेकंड एक्सेप्शन क्या बोलता है? सेव करता है उन कॉन्ट्रैक्ट्स को टू रेफर द क्वेश्चन दैट हैव ऑलरेडी अराइजन। सेंटेंस समझो, टेंस समझो। अराइजन, इसमें बोला है मे अराइज, जो अराइज हो सकता है उसके लिए पहले ही पास्ट में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया कि हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। बट विद रिस्पेक्ट टू दिस सेक्शन इन्होंने बोला जो अराइज हो चुके हैं, अब प्रेजेंट में जो अराइज हो चुके हैं, अब पार्टीज बैठ के बोलती हैं कि हम मामला जो है ना आर्बिट्रेशन के पास लेकर जाएंगे। दिस इज वैलिड, दिस इज अलाउड। ये लीगल प्रोसीडिंग के रेस्ट्रिक्शन में किया हुआ एग्रीमेंट नहीं है, ये वैलिड एग्रीमेंट है। Not this section shall render illegal any contract in writing by which 2 or more person agree to refer arbitration any question between them which has already arisen। Arise, arose, arisen, समझो, tenses समझो, okay? Or effect any provision of any law in force for time being to refer as to the reference of arbitration। और नेक्स्ट बनता है आपका सेविंग विद रिस्पेक्ट टू गारंटी एग्रीमेंट जो हम बैंक को देते हैं। देखो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है ना, ये इस सेक्शन से थोड़ा बरी कर दिए गए हैं, एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, क्योंकि बैंक के खुद के एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको इतना प्रावधान दे रखा है कि आप एक काम करो, आप खुद का टाइम ड्यूरेशन लगा सकते हो, जितने टाइम में कोई पर्टिकुलर पर्सन के राइट एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, या उसको उसकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया जाए, या वो अपनी लायबिलिटी एनफोर्स कर सकता है, और वो टाइम कम से कम कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 1 ईयर। अगर आपने 1 साल तक का, नॉट लेस देन 1 ईयर मतलब कम से कम 1 साल तक की अगर आपने ड्यूरेशन लगा रखी है, उस ड्यूरेशन में अगर आप उसको राइट स्टैब्लिश करने को बोलो, या उस टाइम के बाद उसके राइट्स एक्सटिंग्विश हो जाएंगे या डिस्चार्ज हो जाएंगे, अगर ये एग्रीमेंट है तो इट इज वैलिड, क्योंकि उन्होंने 1 साल का टाइम दे रखा है। दिस सेक्शन शैल नॉट रेंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट एज इलीगल, अगर वो राइटिंग में है, जिससे कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने स्ट्यूपुलेट किया है, एक टर्म स्ट्यूपुलेट किया है, एक टर्म को मेंशन किया है, फिक्स किया है इन अ गारंटी और एग्रीमेंट मेकिंग अ प्रोविजन फॉर गारंटी फॉर द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। गारंटी एग्रीमेंट आपको समझ आता है, हियर इट इज ए, हियर देयर इज अ ए, देयर इज अ बी। ए हो गया हमारा क्रेडिटर, ए कौन हो गया हमारा? क्रेडिटर। बी कौन हो गया हमारा? डेटर, बराबर। क्रेडिटर और डेटर हो गया। मान लो सी आता है और बोलता है आई एम अ श्योरिटी फॉर हिम, आई एम अ श्योरिटी फॉर हिम। तो बैंक ने एज बीइंग अ क्रेडिटर और बीइंग अ बैंक और बीइंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी यहां पर 1 साल का टाइम मेंशन कर दिया और बोल दिया लिसन आफ्टर 1 ईयर आपका जो राइट है
वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, या बैंक का जो राइट है श्योरिटी से क्लेम करने का वो राइट खत्म हो जाएगा, सी अपनी लाइबिलिटी से या अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ये वैलिड एग्रीमेंट्स हैं। क्या बोला? प्रोविजन मेंशन किया गारंटी का फॉर द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द राइट, कि बैंक के राइट खत्म हो जाएंगे, और डिस्चार्ज ऑफ एनी पार्टी फ्रॉम एनी लाइबिलिटी, कि श्योरिटी या हमारा डेटर, इन दोनों की तो लाइबिलिटी बनती है, ये दोनों अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएंगे। और इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गारंटी और एग्रीमेंट ऑन एक्सपायरी ऑफ व्हाट, ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड व्हिच इज नॉट लेस देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अकरिंग और नॉन अकरिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट, जिससे कि आप वो एक्सटिंग्विशमेंट या डिस्चार्ज करवाना चाहते हो किसी पार्टी को। जिस दिन आपका वो पर्टिकुलर इवेंट हो, जब से आपको परफॉर्म करना है, आपकी लायबिलिटी अराइज होती है, राइट अराइज होती है, उसके 1 साल तक का समय दे रखा है। दैट मीन्स ये समय मिनिमम एटलीस्ट जो होना चाहिए वो 1 साल तो होना ही चाहिए। स्पेसिफाइड पीरियड विच इज नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम का यहां टाइम ड्यूरेशन बैंक नहीं डाल सकती। दैट मीन्स 1 साल तो देना ही देना है। ओके, यस, एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अब एक चीज और ध्यान देंगे यहां पे, इन्होंने बोला एग्रीमेंट वॉइड होगा अगर अनसर्टेनिटी है। टाइटल ने अधूरी बात बोली, सिर्फ एक बात बोली, दूसरी एक और बात है। अगर हमारे एग्रीमेंट्स में ऐसा मीनिंग है विच इज नॉट सर्टन, पहला तो सर्टन नहीं है, दूसरा नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, वो वॉइड एग्रीमेंट है। पहला ना तो वो सर्टन है, दूसरा ना ही वो इतना केपेबल है कि अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर भी ले तो भी वो केपेबल नहीं है कि हम उसमें से कोई मीनिंग डिराइव आउट कर सकें। नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। यस, सर्टन बनाने का इतना चांसेस भी नहीं है आप कि उसको आप सर्टन बना सकते हो। दैट इज 29। इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, जरा इन इलस्ट्रेशंस को पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। ए बी से वादा करता है कि मैं आपको 100 टन्स ऑफ ऑयल दूंगा। देयर इज नथिंग वॉट एवर टू शो वॉट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड। द एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। ऑयल देगा, बट विच ऑयल? फूड ऑयल, ऑलिव ऑयल, फिश ऑयल और हेयर ऑयल, व्हाट टाइप ऑफ ऑयल, कुछ नहीं पता है, तो अनसर्टेनिटी है ना। लेकिन इस इलस्ट्रेशन को देखो, यहां पर इतनी सिचुएशन है कि आप केपेबल हो ये समझने के लिए कौन सा ऑयल है। जरा बी इलस्ट्रेशन देखो। ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल ऑफ अ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन नोन एज एन आर्टिकल ऑफ कॉमर्स। ए एग्री करता है बी को, ये बोलता है उसको बी के काम के बारे में पता है कि किस चीज का वो काम करता है, उस काम के लिए, उस ट्रेड या कॉमर्स के लिए काम आने वाले ऑयल को बेचने का ए जो है बी से वादा करता है कि मैं ये तुमको दूंगा। स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन का मतलब उसके डिटेल्स भी हैं। देयर इज नो अनसर्टेनिटी हियर टू मेक द एग्रीमेंट वॉइड। यहां कोई अनसर्टेनिटी नहीं, क्योंकि स्पेसिफाइड है ना, स्पेसिफिक कर दिया है तो फिर अनसर्टेनिटी कैसे हो सकती है। नेक्स्ट, ए हु इज अ डीलर इन कोकोनट ऑयल। ए सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल ही बेचता है। अभी उसको फोन करके बोले कि भैया 10 टन ऑयल के भेज दो, तो ए को पता है कि कोकोनट ऑयल ही मांग रहा है भाई हमसे, क्योंकि हम डीलिंग ही उसमें करते हैं। यस और नो? agrees to sell B 100 tons of oil. The nature of A's trade afford an indication of the meaning of the words, and A has entered into a contract for the sale of 100 tons of coconut oil. Got it? Yes or no? क्योंकि शब्द ऐसे हैं कि ये साफ साफ इंडिकेटेड है, द वर्ड्स आर सच दैट द कॉन्ट्रैक्ट और द मीनिंग ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। या तो स्पष्ट है, एकदम साफ है, या फिर उसमें इतनी क्षमता है, केपेबल इतनी क्षमता है कि हम उसको वहां से मीनिंग डिराइव कर सकते हैं। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ओके, बाकी सारे इलस्ट्रेशन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी। हम चलेंगे अगले सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन नंबर 30, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। वेजर क्या होता है? कुछ नहीं, एक शर्त है। ठीक है, एक शर्त है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग में फर्क क्या हुआ? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग में फर्क क्या हुआ उसको समझने के लिए पहले वेजरिंग समझेंगे, और फिर जब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग और अच्छे से समझ आएगा। सेक्शन 30 कहता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड होते हैं। वेजर का लिटरल मीनिंग शर्त। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एंड नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलिज्ड टू बी वॉन ऑन एनी वेजर। पहला, ना तो आप कोई वाद लेकर आओगे कि जो मैंने वेजरिंग में शर्त की वजह से जो जीता है सर वो मुझे दे दिया जाए, ऐसी सूट फाइल नहीं होगी। और सेकंड,
entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which the wager is made. और क्या बोला साथ ही साथ कि आप उस पर्सन को कुछ भी ऐसा भी नहीं एंट्रस्ट करेंगे जिससे कि उस गेम के जो भी रिजल्ट्स निकले हैं आप उसके कंप्लायंस में ऐसा कुछ नहीं देंगे. वेजरिंग का एक एग्जांपल लेंगे. मैं आपसे ये शर्त लगाती हूं कि अगर आज भारत जीता तो मैं आपको 500 रुपीज दूंगी. इंडिया के जीतने पर मैं आपको 500 रुपीज दूंगी. What will you get? Okay, if you win, फिर आपने उल्टी शर्त लगाई ना, अगर इंडिया हार गया तो हम 500 रुपए देंगे. लेकिन अगर इंडिया जीत गई तो मैंने तो आपको 500 रुपए दे दिया. आपको तो कंसिडरेशन मिल गया, मुझे क्या मिला? यू नीड टू पुट द लॉजिक बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन नंबर 30 दैट व्हाट इज द रीजन फॉर मेकिंग सेक्शन नंबर 30 एज वॉइड. क्योंकि दूसरे पार्टी को कुछ मिल ही नहीं रहा है, उल्टा दूसरे पार्टी का लॉस हो रहा है. One party is winning. Okay, got it, ma'am. Student is getting a consideration, but what is ma'am getting? Ma'am is not getting anything. इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि we discourage the wagering agreements. Reason being that other party is not getting anything. और कई बार ऐसी बड़ी लाखों करोड़ों की शर्त लगती है कि लोग easy way out चूज कर लेते हैं कुछ चांसेस आजमाने के. ये चांस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चांस लेते हो आप, लक ट्राई कर रहे हो यहां पर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं. हाँ, रमीज के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक केस जरूर है, हमने इसमें स्लाइड में ऐड नहीं कर रखा है, बट हाँ ये केस जरूर है, काफी पुराना केस है कि रमीज वगैरह के मामले में जितने भी होते हैं उसमें स्किल्स भी यूज करनी होती है. तो जहां स्किल्स यूज करके आप अपना चांस ट्राई करते हो वो वॉइड नहीं है, वो वेजरिंग एग्रीमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आता है. वेजरिंग में जहां सिर्फ और सिर्फ चांस है, या तो ये होगा या नहीं होगा, जीतेंगे, होगा या नहीं होगा तो कंटेंजेंट में आ जाएगा, जीतेंगे या हार जीत वाले कॉन्ट्रैक्ट्स वाले एग्रीमेंट्स, खैर वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते ही नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, वो एग्रीमेंट्स हो जाएंगे. वो क्या रहने वाले हैं, वो यहां पर वॉइड रहने वाले हैं क्योंकि दूसरी पार्टी हार रही है यहां पर. यस, गॉट इट. चलिए, एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग. क्या बोला? एक्सेप्शन है कि इसमें हॉर्स रेसिंग नहीं होगा. देखो 1872 का लॉ है, ब्रिटिशर्स बना के गए थे इस लॉ को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, इन्होंने ऐड कर दिया. बोले हॉर्स रेसिंग एंड हॉर्स रेसिंग में, हॉर्स में भी क्या आप चांस ही तो लगा रहे हो, जीतने वाले घोड़े पर आप सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं आप, मतलब जो भी खेलते हैं उनकी बात चल रही है यहां पर. तो जब वहां पर आपने उसके ऊपर शर्त लगाई एंड जो अमाउंट है, जो प्राइस है या जो सम ऑफ मनी है वो इक्वल टू 500 है और अपवर्ड्स, वर्ड ध्यान रखना अपवर्ड्स, ये छोटे छोटे शब्द है बेटा जो प्री में काम आते हैं. इक्वल टू या अबव 500 का अगर आपने प्राइस रखा है, उसकी वैल्यू इक्वल टू 500 या अबव 500 है, हॉर्स रेसिंग में आप ऐसा जीते हो, ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, वैलिड है क्योंकि एक्सेप्शन है. दिस सेक्शन शैल नॉट डीम टू रेंडर अनलॉफुल अ सब्सक्रिप्शन और कॉन्ट्रीब्यूशन और एग्रीमेंट टू सब्सक्राइब और कॉन्ट्रीब्यूट मेड और एंटर्ड इनटू और फॉर टुवर्ड्स एनी प्लेट प्राइज और सम ऑफ मनी. प्लेट प्राइस या सम ऑफ मनी की वैल्यू या अमाउंट जो है 500 या 500 रुपए से ऊपर की अगर है टू बी अवॉर्डेड टू द विनर और विनर्स ऑफ द हॉर्स रेस, तो फिर यहां पर 500 या 500 से ऊपर है ना, तो फिर वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो है वॉइड नहीं होगा, वैलिड है. ओके, इसमें सेक्शन नंबर 294A ऑफ इंडियन पीनल कोड आता है. 294A ऑफ इंडियन पीनल कोड जो कि लॉटरीज की बात करता है, कहता है कि आप स्टेट की अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अथॉरिटीज या लॉटरी ऑफिसेज नहीं रख सकते हैं. और अगर ऐसी लॉटरी वगैरह आपने किसके मामले में रखा है, इन ट्रांजैक्शंस के बारे में रखा है, तो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन 294A का इफेक्ट खत्म नहीं करती है. मतलब 294A ऑफ आईपीसी में पनिशमेंट मिलेगा, जो भी करस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएस का है. कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू लीगलाइज एनी ट्रांजैक्शन, जो कि हॉर्स रेसिंग के रिगार्डिंग है, जो कि 294A ऑफ आईपीसी जिस पर अप्लाई हो जाए. दैट मींस हॉर्स रेसिंग के रिगार्डिंग अगर आपने ऐसा कोई भी लॉटरी वगैरह का ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जो 294A ऑफ आईपीसी में पनिशेबल है, तो सेक्शन 30 उसको वैलिड नहीं करेगा, वो अभी भी वॉइड एग्रीमेंट रहेगा एज वेल एज 294A में पनिशेबल भी रहेगा. दैट इज योर सेक्शन नंबर 30. और यहां पे हमारा ये जो छोटा सा प्यारा सा सेशन है वो कंप्लीट होता है. लेकिन उससे पहले मैंने आपको बोला था कि 2 सेक्शंस आपको याद रखने हैं. ठीक है, 2 सेक्शंस कौन से हैं? एक है आपका सेक्शन नंबर 64, एक है आपका सेक्शन नंबर 65. क्योंकि हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, क्योंकि हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की चर्चा ऑलरेडी करके आ चुके हैं
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वही होते हैं जहां पर फ्री कंसेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 39 में भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है, 53 में भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एज वेल एज सेक्शन नंबर 55 में भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, व्हेन द टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये पढ़ेंगे आगे हम 39 वगैरह सब कुछ। तो जहां आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर रिसिंड कर दिया जाए, म्हणजे कैंसिल कर दिया जाए, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस 64 ये कहता है कि जो भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर रहा है, और रिसेंड करने का अधिकार किसका है? एग्रीव पार्टी का है। कैंसिल एग्रीव पार्टी करेगी ना, तो अदर पार्टी ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से अदर पार्टी ने अगर कोई भी बेनिफिट्स रिकवर किए हैं तो वो बेनिफिट्स रिस्टोर करेंगे। ओके, एंड सेम, क्योंकि आज हमने वॉइड एग्रीमेंट्स भी पढ़ा और हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी बहुत चर्चा की, जो कि आगे हम सेक्शन नंबर 56 के बाद या 56 के वक्त और चर्चा करेंगे। उस वक्त हम वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को वापस पढ़ेंगे। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? इसका कॉन्सिक्वेंस ये है दैट अगर आपने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट में कोई भी बेनिफिट लिया है तो आप यहां पर भी वो बेनिफिट रिस्टोर करेंगे। ये नोट डाउन करेंगे। जहां पर भी आप सेक्शन नंबर 10 से या 11 से लेकर वॉइड एग्रीमेंट्स की जो लिस्ट बनाएंगे 56 तक, 56 पार्ट 1 तक जो लिस्ट बनाएंगे उसके साथ 65 जरूर लिखेंगे, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा है। आगे क्या हो सकता है इस केस में ये बता रहा है। खैर आगे हम और भी पढ़ेंगे जो आपके डैमेजेस वगैरह वाले सेक्शन होंगे वॉइडेबल में। 64 में और सारे सेक्शंस हैं जो कनेक्ट होते रहेंगे। 64 की चर्चा हम आगे लंबे समय तक करेंगे। सेक्शन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 का प्लस 64 का कनेक्शन हम वहां पर भी पढ़ेंगे जब हम सेक्शन नंबर 39 पढ़ेंगे, जब 53 पढ़ेंगे, जब 55 टाइम एसेंस वहां पर भी पढ़ेंगे। कुछ कुछ सेक्शन है जिनको आपको साथ में पढ़ना है, क्योंकि उन सबका कलेक्टिव इफेक्ट बताते हैं वो सेक्शन। तो एक छोटा सा सेशन था और वो हमारा था वॉइड एग्रीमेंट्स पर। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर फुल टाइम फाउंडेशन बैचेस, तो जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच है, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। एंड विश्वास दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर 64% तक का हेवी डिस्काउंट मिल रहा है। इस बैच में हमारी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 10 फेब को ही ये बैच स्टार्ट हुआ है। लगभग आपका 20-25 दिन हुआ है ये बैच स्टार्ट हुआ, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लासेस में लगभग वाइंड अप कर चुकी हूं। और उसके साथ साथ BNSS दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का आंसर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। आप जा सकते हैं, डेमो क्लासेस वहां पर देख सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी लोकल लॉज हैं, जो भी स्टेट्स टारगेट किए जा रहे हैं, DPPs है, सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं बैच को सब्सक्राइब करने से पहले। और इसके साथ साथ एक और फीचर आता है जिसका एडिशनल पेमेंट पर वो फीचर आप एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज इन्फिनिटी फीचर, जिसमें मेंस प्रैक्टिस करवाई जाती है, मेंस का इवैल्यूएशन वगैरह होता है। तो अगर आपको वो चीज पढ़नी है तो उसके लिए भी PW में आप मोस्ट वेलकम है। बाकी इस पर्टिकुलर सेशन के वीडियोस आप जाकर PW ऐप पर भी दे सकते हैं, एज वेल एज इस सेशन की जो भी बच्चे स्टूडेंट्स PPT चाहते हैं, लाइक यू वांट टू कलेक्ट द कंटेंट एंड द PDF, तो PW ऐप पर जाएंगे। PW ऐप पर जाते ही, उसको डाउनलोड करते ही आपके सामने गवर्नमेंट जॉब्स का ऑप्शन खुलेगा। गवर्नमेंट जॉब्स में जुडिशरी सिलेक्ट करेंगे। जुडिशरी में आपके पास बहुत सारे पेड बैचेस एंड फ्री बैचेस मिलेंगे। फ्री बैचेस में से एक ये बैच मिलेगा जो ऐसा बैनर इसका डिजाइन होगा। आप जाकर उसको जब एनरोल करेंगे, एनरोल करने से आपका इस बैच का एक्सेस मिलता है। और इस बैच का एक्सेस मिलने का मतलब क्या होता है? मतलब 31 दिसंबर 2025 तक आप इस पर्टिकुलर बैच से PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं, आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, नो इशू विद दैट। बट एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, 31 दिसंबर 2025 के बाद बैच में इस ऐप में इस बैच का एक्सेस वाइंड अप हो जाएगा। बट यूट्यूब पे आपकी क्लासेस ऐसे ही बरकरार रहने वाली है। आप यूट्यूब पर आकर अपने जो नोट्स हैं उस तरीके से बना सकते हैं। बाकी सेम क्लासेस आपको PW ऐप पर भी विजिबल रहने वाली है और यहां पर भी विजिबल रहने वाली है। उम्मीद करती हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की जिस तरीके से क्लासेस चल रही है, एटलीस्ट डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग एक आपकी जरूर हुई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ PYQs बनाते जाओ, दैट इज PYQs का रिविजन करते जाओ। लेकिन जब नोट्स बना रहे हो, हर टॉपिक के बाद एक दो पेज जरूर छोड़े, बिकॉज PYQs को एनालाइज करने के बाद बहुत सारे फैक्ट्स वहां से भी आप
कट कॉपी करके या नोट डाउन जो है अपने नोट्स में कर सकते हैं। जैसे कोई लैंडमार्क केस आ गया है, कुछ कोई डॉक्ट्रिन आ चुका है जो आपको कभी सुना ही नहीं कि कौन से सेक्शन से डील करता है, तो आप वो सारी चीजें वहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूं कि ये सेशन और ये जो सीरीज फ्री सीरीज चल रही है वो आपको अच्छी लग रही होगी। और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की सीरीज भी आप देख सकते हैं। बीएनएस है, बीएनएसएस है, कॉन्स्टिट्यूशन का मैम ने, इसरा मैम ने आपको रिकॉर्डेड सेशन बहुत प्यारा सा दिया है। उसके साथ साथ आने वाले टाइम पे और भी सेशन मिलेंगे। सीपीसी है, बीएसए है, जो श्रीमी मैम ने पूरा सीरीज कराया है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सब्जेक्ट्स का एटलीस्ट बेरेट का रॉ अंडरस्टैंडिंग बच्चों को जरूर रहे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक you so much.